नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जैसे जैसे बंगाल का चुनाव पास आता नजर आ रहा है, वैसे वैसे जो अब तक बीजेपी के सपोर्टर्स की बीजेपी से मांग थी कि भैया पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दो, तभी जाकर ये चुनाव निष्पक्ष और बेहतर तरीके से हो पाएगा। वरना जिस तरीके से टीएमसी का सिंडिकेट काम करता है, आप चुनाव नहीं करा पाएंगे। पिछली बार बहुत प्रयास किया, आपने सारे घोड़े खोल दिए, लेकिन आप जाकर 77-75 के आसपास टिक गए, क्योंकि जो सिस्टम है वो इस सरकार के अधीन है। क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी चुनाव कराएगा वो तो इनका आदमी है। तो राष्ट्रपति शासन लगाओ, बीजेपी ने वो नहीं किया, अमित शाह नरेंद्र मोदी ने वो नहीं किया। अब ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी खुद चाह रही है कि राष्ट्रपति शासन लग जाए। आप कहेंगे ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी बातें क्यों कर रही हैं? दरअसल पिछले चुनाव से और इस चुनाव में बहुत कुछ बदल गया है। जिस तरीके से फिलहाल पश्चिम बंगाल में सिस्टम चल रहा है ना, जिस तरीके से लहर चल रही है या जिस तरह का माहौल तैयार हो रहा है धीरे धीरे, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी वो थ्रेशोल्ड को पार कर गया है, लेकिन जिस दिशा में जा रहा है वहां से ममता बनर्जी को यह दिखाई दे रहा है कि इस बार वो बहुत लूज ग्राउंड पे खड़ी है। खेला उल्टा भी पड़ सकता है, खेला हो पे उल्टा भी हो सकता है। तो वो ये चाहती हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए, कुछ बवाल ऐसा हो जाए। पिछली बार तो चोट लग गई, हर बार तो एक ही सब्जी नहीं पकाई जा सकती ना, तो कुछ नया हो जाए। तो वही चाहती हैं कि जो सेंट्रल एजेंसीज हैं मुझे गिरफ्तार कर लें, मेरे साथ धक्का मुक्की हो जाए कुछ, या ये मैं इतना बवाल काट दूं, कहना शजील इमाम की भाषा में इतना मवाद बो दूं कि भैया शायद राष्ट्रपति शासन लगा दे, और जो सिंपैथी की वोट है वो मुझे मिल जाए। ममता बनर्जी का पूरा यह खेल सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी का वोट बटोरने के लिए है, यह साफ नजर आता है। क्या हुआ पूरा प्रकरण? एक आईपैक नाम की एक संस्था है जो प्रशांत किशोर ने पहले सीएजी के नाम से बनाई थी 2014 में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उसने रणनीति तैयार की थी 2013-14 में। उसके बाद आईपैक नाम की जो संस्था है उसके साथ उसने बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ काम किया। तमिलनाडु में उसने काम किया, आंध्र प्रदेश में काम किया, पंजाब में किया, मोजाम्बिक में किया, ममता बनर्जी के साथ 2021 में किया। बहुत सारे उसने कार्यक्रम किए इस आईपैक में। 2021 का पूरा चुनाव ममता बनर्जी के लिए स्ट्रेटेजी अगर किसी ने तैयार की थी तो इस आईपैक ने की थी। उसके बाद 2024 में जब उन्होंने सोचा कि भैया बाहर से कब तक क्रिकेट का खेल देखेंगे, जब खेल में अब तो खुद खिलाड़ी बनने का मौका आ गया है, तो उन्होंने इस आईपैक को छोड़ दिया। ऑन पेपर पीछे है नहीं है वो नहीं कह सकते। तो एक प्रतीक जैन के नाम से कोई था, उससे ये सब कुछ हैंडओवर कर दिया। ये ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और प्रतीक जैन है। और इसमें ऋषि राज सिंह और विनेश चंडेल ये भी इसमें डायरेक्टर है, मतलब इसमें कहीं ना कहीं हिस्सेदार हैं। तो ये संस्था टीएमसी के लिए पूरा का पूरा चुनाव तैयार करती है कि कौन सा कैंडिडेट, मतलब सर्वे करना है कि कौन सा कैंडिडेट बेहतर रहेगा, कौन से मुद्दों पर चुनाव लड़ना है, ये सब कुछ वो स्ट्रेटेजी तैयार करके देती है। एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है। उसके ऊपर ईडी की सुबह 7 बजे रेड पड़ती है। ईडी का स्टेटमेंट आता है। ईडी का स्टेटमेंट ये आता है कि हमने आज 10 जगह रेड मारी, 6 पश्चिम बंगाल के अंदर थी और 4 दिल्ली के अंदर थी। पश्चिम बंगाल में भी 2 जगह ऐसी थी, एक लेंसडाउन रोड नाम की एक जगह है और सेक्टर 5, एक प्रतीक का कार्यालय है, एक प्रतीक का ऑफिस है, यानी एक प्रतीक का, माफ कीजिएगा, घर है और एक आईपैक का ऑफिस है। 2 जगह है, दोनों जगह छापे पड़ते हैं। और जैसे ही छापे की सूचना मिलती है कि ईडी अपना काम कर रही है, बहुत आसानी से वो अपना, जैसे भी होता है कि कहीं छापा पड़ता है, जो प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करते हैं, वो सारा कार्यक्रम चल रहा था। अचानक से ममता बनर्जी दंदनाते वहां पहुंचती हैं। उनके साथ डीजीपी पश्चिम बंगाल, पुलिस कमिश्नर, ये सब पूरा का पूरा लाव लश्कर लेकर दीदी वहां पहुंचती हैं। और जिस तरह की हड़बड़ाहट दीदी के अंदर दिखाई देती है, यह समझ आता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई है। कारण प्रतीक जैन मात्र आईपैक का डायरेक्टर नहीं है जिसके घर पे छापा पड़ा, वो पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी है उसका आईटी सेल हेड भी है। और दीदी वहां अचानक से पहुंचती है और ये कहती है कि जो ईडी की रेड हो रही है, अमित शाह ये जो रेड करा रहा है, ये उनके शब्द हैं, ये इसलिए कराए जा रहे हैं ताकि हमारी जो पार्टी की पॉलिसी डेटा है,
हमारे बूथ के प्रेसिडेंट कौन है, हमारी इलेक्शन की फंडिंग कैसे होगी, हमारी इलेक्शन स्ट्रेटेजी क्या होगी, ये सारे का सारा, हमारा एसआईआर का डेटा क्या है, वो सारा का सारा ये देखना चाहते हैं कि हम चुनाव कैसे लड़ेंगे। और अचानक से दीदी अंदर जाती हैं, जो ईडी के अधिकारी होते हैं उनसे वो फाइल छीनती हैं, एक हरे रंग की फाइल है, उसे लेकर बाकायदा भाषण देती है माइक पे, और हार्ड डिस्क होती है उसको चुरा के लेके आती है। चुरा के इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ईडी की रेड चल रही है, आप अंदर जाते हैं, छीनते हैं, आप उसे छीना कह लीजिए, चुराना कह लीजिए, जो भी है, वो लेकर आती है ऑन गोइंग रेड में, और लेकर अपनी गाड़ी के अंदर रख देती है। पहली चीज, आईपैक ममता बनर्जी की पार्टी का दफ्तर नहीं है, आईपैक पश्चिम बंगाल सरकार का कोई दफ्तर नहीं है, आईपैक ममता बनर्जी का पर्सनल घर नहीं है। तो ये सब चीजें एक प्राइवेट इंडिविजुअल एंटिटी है, एक कह सकते हैं कि एक प्राइवेट कंपनी है, उस कंपनी का कोई डायरेक्टर था, उसके यहां छापा पड़ता है, और वहां ममता बनर्जी जो प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं वो जाकर दखल देती है और जाकर सारा का सारा सामान लेकर आ जाती है। उनके साथ कौन होते हैं? डीजीपी राजीव कुमार, और ये वही राजीव कुमार हैं जिनको शारदा चिटफंड घोटाले में इनसे 2019 में सीबीआई ने पूछताछ की थी। और ध्यान दीजिएगा, इतना सब कुछ हुआ ममता बनर्जी के साथ, पार्था चैटर्जी का केस हुआ, वहां पे भी ईडी की रेड पड़ी थी, ममता बनर्जी तो नहीं गई बचाने के लिए। उसके अलावा आरजी कार वाला मामला हुआ था, वहां पर भी एविडेंस नष्ट करने के लिए बहुत कुछ हुआ, ममता बनर्जी शायद बाद में गई, इतनी तत्परता उन्होंने कभी नहीं दिखाई। लेकिन अचानक से यहां क्यों पहुंच गई, इसका एक बड़ा कारण है। इसका बड़ा कारण यह है क्योंकि जो ईडी ने रेड की है वो 15,000 करोड़ के कोयला घोटाले से जुड़ी हुई है। क्या है वो केस? नवंबर 2020 में एक एफआईआर दर्ज होती है, जिसमें जो आसनसोल एक जगह है पश्चिम बंगाल में ही, वहां कोयले का बहुत बड़ा खनन का काम होता है। वहां पे ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड करके एक पीएसयू कंपनी है, उसकी जो 2 कोयले की खदानें हैं, वहां से कोयला चोरी हो रहा था। और अनूप मांझी नाम का एक व्यक्ति है जिसमें प्राइम अक्यूज्ड बनता है कि वहां से वो कोयला चोरी कर रहा था। अपना वो पूरा एक तंत्र तैयार कर लेता है, ट्रांसपोर्ट के कई सारे ट्रक खरीद लेता है, और किस तरीके से जो माफिया सिस्टम है वो डेवलप कर लेता है कि चोरी कैसे करनी है। मान लीजिए 100 ट्रक निकलते हैं रोज। अब कोयले की खदान, आप ऐसे तो नहीं है कि सुबह तोलते हैं कि आज इस कोयले की खदान में इतना कोयला है और आज इतना कोयला है, इतना कम हो गया, आप कर नहीं सकते। अब वहां से 100 ट्रक निकलते हैं मान लीजिए रोज, आपने रजिस्ट्री में चढ़ा दिया, एंट्री में चढ़ा दे कि भैया आज तो यहां से 70 ही गए हैं, 30 ट्रक आपने कर दिया कार्यक्रम सेट। या जैसे गैंग्स ऑफ वसूलपुर में दिखाते थे कि कोयले का ट्रक है, उसके अंदर पानी भर दिया, वजन ज्यादा हो गया, ज्यादा भारी हो गया और एंट्री ज्यादा कर दी। तो ये सब कार्यक्रम वहां पे चलता था। और इस व्यक्ति ने रेलवे के अधिकारी हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हो, सरकारी जो भी वहां पे तंत्र काम कर सकता था, उन सबको एक तरीके से अपने साथ लिया या उनके साथ मिलीभगत की और इस पूरे के पूरे लूट को चलाया। और 2024 में जाकर इसकी गिरफ्तारी होती है और ये शायद सरेंडर करता है। उसके बाद इसको जमानत मिल जाती है इस शर्त पर कि पुरुलिया में जहां इसका घर है ये वहीं रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। अब इस केस से क्या कनेक्शन है आईपैक का? कनेक्शन ये है कि जो ईडी है वो ये कहती है कि जो इस कोयला घोटाले से जो पैसा सर्जित हुआ, यहां से जो पैसा निकल के आया, वो पैसा इस आईपैक में हवाला ऑपरेटर के थ्रू लगभग 20 करोड़ रुपए इसमें पहुंचा है। मतलब एक बड़ा अमाउंट है, करोड़ में, कई करोड़ में वो अमाउंट है, वो ऑलरेडी इसके अंदर पहुंच गया है। अलग अलग हवाला ऑपरेटर होते हैं ना, कभी इधर से घुमा, कभी उधर से घुमा, कभी ऐसे गया, कभी वैसे गया। तो उस पैसे के मनी ट्रेल का जो मनी ट्रेल है वो ईडी के पास है कि अनूप मांझी ने पैसा इसको दिया, उसने उसको दिया, उसने वहां इन्वेस्ट किया, वहां से ऐसे गया, वहां से ये बिल जनरेट हुआ और इस तरीके से आईपैक पे पहुंचा। ऐसा ईडी कहती है कि उसके पास सारी जानकारी है और उसी को लेकर उसने वो छापेमारी आईपैक के ऑफिस पे की। पहली बात, अगर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई उसमें गड़बड़ नहीं है, तो आप डर क्यों रहे हैं? आप डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए। भाई कोई मेरे घर पे छापा मारता है, मुझे क्या डर है? मुझे पता है मेरा आईटीआर ढंग से भरा हुआ है, मेरे पास जो जो प्रॉपर्टी है, जो भी साजो सामान मेरे पास है, उसका मेरे पास बिल है, सब जानकारी है, तो डर किस बात का?
डर इस बात का है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई जानकारी उसके अंदर है जो ममता बनर्जी छुपाना चाहती है। ममता बनर्जी क्या कह रही है? ममता बनर्जी ये कह रही है कि भैया मेरा एसआईआर का डेटा इसके अंदर है, भैया इसमें मेरा जो पॉलिसी मतलब पार्टी की पॉलिसी है, बूथ लेवल के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम इसके अंदर है, सारी जानकारी है हमारी पार्टी की, और हम इलेक्शन कैसे लड़ने वाले हैं 2026 में उसकी स्ट्रेटेजी है इसके अंदर। लेकिन मेरा एक सवाल है दीदी से, दीदी जो आपने फाइल चुराई है वो तो 2022 की है, अब 2022 में आप 2026 की स्ट्रेटेजी बना रही थी। इतना दूरदर्शी तो मोदी भी नहीं सोचता, इतना दूरदर्शी तो अमित शाह भी नहीं है कि 5 साल बाद के चुनाव की फाइल 5 साल पहले तैयार करके रख ली। जो ममता बनर्जी जो फाइल उठाकर लेकर गई हैं वो 2022 फरवरी उसके ऊपर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब जो ममता बनर्जी कह रही हैं कि इसमें ये चीजें हैं, तो निश्चित तौर पर वो तो नहीं है, कुछ और है जो ममता बनर्जी और उनकी सरकार डर रही है। अब इस केस में जो ईडी है उसने एक एफआईआर फाइल कराई है, एफआईआर वो हाई कोर्ट गई है और हाई कोर्ट जाकर उसने ये कहा है कि जो ऑब्स्ट्रक्टिंग द इन्वेस्टिगेशन है, यानी कि जांच में जो रुकावट है वो उत्पन्न की गई है। उसके अलावा फोर्सिबली बलपूर्वक जो एविडेंस है उनको रिमूव किया गया है। एक तो वो सोनिया है, एंटोनिया माइनो, वो उठा के ले गई थी ना सारे दस्तावेज जवाहरलाल नेहरू म्यूजियम से, अब मांग रही है सरकार, ये भी वही करके गई। ये चलती रेड में कूद पड़ी मैडम, ये चाहती थी मेरे साथ कुछ मिसहैपनिंग हो, ये चाहती थी मेरे साथ कुछ गड़बड़ किया जाए ईडी के द्वारा, मुझे गिरफ्तार कर ले और मैं कहूं कि देखो बंगाल के बाहर के लोग आए, मुझे गिरफ्तार कर लिया। पिछली बार भी इन्होंने कहा था ना कि ये बाहरी हैं, और इस बार स्ट्रेटेजी ये चेंज हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह बहुत फ्रंट फुट पर नहीं खेल रहे हैं फिलहाल। जो बीजेपी की स्टेट लीडरशिप है उसे ही कह रहे हैं आप ही लोकल मुद्दों को बढ़ाओ ताकि ये ना लगे कि बाहरी लोग आए हैं, और ममता बनर्जी यही चाहती हैं कि इस मुद्दे को बाहरी बनाम बंगाली बनाया जाए कि देखिए बाहरी लोग आकर बंगालियों को गिरफ्तार कर रहे हैं, आपकी चुनी हुई नेता को गिरफ्तार कर रहे हैं, प्रेसिडेंट रूल लगा रहे हैं। यह पूरा का पूरा प्रयास ममता बनर्जी का है, लेकिन इससे सरकार बच रही है। और इसके अलावा 2 और एफआईआर हुई हैं। एक एफआईआर नहीं हुई, एक पिटीशन डाली है प्रतीक जैन ने कोलकाता हाई कोर्ट के अंदर कि जो ये पूरी की पूरी जांच है इसको रोका जाए। इसके अलावा एफआईआर भी दर्ज हुई है पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से, वो है चोरी की। वो ये कह रहे हैं कि ईडी एक वैलिड वारंट लेकर एक जगह छापा मारती है जो एक प्राइवेट कंपनी का ऑफिस और उसके डायरेक्टर का घर है, वहां पे वो चोरी करने के लिए गई है वारंट लेकर। वो ये कह रहे हैं कि ट्रेसपासिंग की है, जबरन अंदर घुसे हैं, वारंट लेकर जबरन अंदर घुसे हैं। और तीसरा क्रिमिनल इंटिमिडेशन, यानी आपराधिक तौर पर परेशान करना, यानी एक सेंट्रल एजेंसी जो एक 15,000 करोड़ के स्कैम को पकड़ने के लिए उसकी मनी ट्रेल को पकड़कर वारंट लेकर एक व्यक्ति के इंडिविजुअल के घर में जाती है, उसके लिए ममता बनर्जी परेशान है और उसे चोरी करार दे रही है। और फिर पूरा विपक्ष क्या कहता है, साहब डेमोक्रेसी मर गई है, मोदी डिक्टेटर है। ये नहीं दिखाई दे रहा क्या हुआ? मतलब आप ये कह सकते थे कि ईडी की रेड गलत है, आप कोर्ट जा सकते थे ईडी की रेड रुकवाने के लिए, आप ये कह सकते थे ईडी ने जितने भी डॉक्यूमेंट सीज किए हैं सारे के सारे वापस कराए जाएं, या ईडी यहां से नहीं ले जा सकती, बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन आप चलती रेड में बीच में कूदे और डॉक्यूमेंट लगभग चोरी कर या छीन कर या जो भी उसे आप संज्ञा दे सकते हैं वो कर ममता बनर्जी वहां से भाग गई। और एक स्कैम, रजिस्टर्ड स्कैम के तहत। और इसके बाद ममता बनर्जी तो ठीक है, अब इसमें क्या कहेंगे प्रशांत किशोर, अरे वो कंपनी तो मैंने छोड़ दी थी। सवाल ममता बनर्जी पे तो सब पूछ रहे हैं, लेकिन आईपैक पे नजर भी होनी चाहिए और कौन कौन लोग इससे जुड़े हुए हैं। वो कहेगा अरे यार 2024 में तो मैंने कंपनी छोड़ दी थी, क्या दिक्कत है? अब मुझे नहीं पता प्रतीक जैन क्या कर रहा है। पहली बात, जो फाइल है ना ममता बनर्जी 2022 की लेके गई है। दूसरी चीज, राहुल गांधी ने भी कह दिया था बैक ऑफ से तो मैंने इस्तीफा दे दिया, मेरा क्या मतलब?
सत्येंद्र जैन भी यही कहता था ना कि जितनी की शेल कंपनी है मेरा तो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन गया ना जेल, बैक ऑप्स में फंसी है ना गर्दन राहुल गांधी की। तो ममता बनर्जी ही नहीं, प्रशांत किशोर भी इसमें फंसेंगे। और प्रशांत किशोर और ममता बनर्जी का एसोसिएशन कितना पुराना है और किस हद तक गया है कि प्रशांत किशोर ने जहां जहां पर भी चुनाव प्रचार कराया, जिस भी राज्य में, कहीं वोट नहीं बनवाई, पश्चिम बंगाल में स्पेशल वोट बनवाई थी। तो जो आईपैक और सरकार समानांतर रूप से जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में चल रहे थे, उसकी वजह से कई लोगों की गर्दन फंस गई है। और ममता बनर्जी उसी डेस्परेशन में ये सब कार्यक्रम कर रही है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से ये सब कुछ चल रहा है, ये एक तरीके से कहते हैं ना सारे मेन स्ट्रीम मीडिया वाले, अरे ये इस चीज का सेमीफाइनल, वो उसका क्वार्टर फाइनल, तो भैया ये भी सेमीफाइनल है, जो दिखा रहा है कि ममता बनर्जी चुनाव को किस तरफ जाते देख रही है। और उसी डेस्परेशन में, उसी फ्रस्ट्रेशन में, उसी हड़बड़ाहट में ये सब कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और पहली बार नहीं हुआ है। आईपैक की जो रेड पड़ी है, ये तो चलो आईपैक पे पड़ी है इंडिविजुअल कंपनी, इससे पहले भी टीएमसी के लगभग 10.29 करोड़, यानी लगभग 10 करोड़ 29 लाख रुपए 2024 में भी अटैच कर चुकी है ईडी। तो खेल पुराना है इस पार्टी में। और ममता बनर्जी को पता है कि जिस तरीके से एसआईआर की चोट पड़ी है, जिस तरीके से इनके मंत्रियों के घोटाले खुले हैं, शिक्षक भर्ती घोटाला से लेकर हर कुछ, आरजी कार का जो मामला है, कहीं ना कहीं धीरे धीरे एक अंडर करंट के तौर पर धीरे धीरे वो सिमर हो रहा है। और वो चाहती हैं कंट्रोवर्सी हो, ये चुनाव मोदी बनाम ममता बने, और बीजेपी चाहती है ये चुनाव बीजेपी बनाम ममता बने। और ममता बनर्जी आज क्या कह रही हैं जब फ्रस्ट्रेशन में आकर, कि मोदी, मैं नहीं कह रहा, वही कह रही है कि अपने होम मिनिस्टर को यहां मत भेजो। और क्या कह रही है, आर बांग्ला न्यूज चैनल दलाल है, और जो कोयले का घोटाले का पैसा वो अमित शाह ने खाया है, शुभेंदु अधिकारी ने खाया है, राजनाथ सिंह ने खाया है। अरे भाई, राजनाथ सिंह जी की तो कोई गलती भी नहीं है बेचारों की। अगर मान लो एजेंसी का इल्जाम लगाना अमित शाह पे लगा देते, खैर वो अलग बात है। लेकिन जिस तरीके से खुलकर ममता सामने आ रही है, अब इस चुनाव को वो सेंट्रल लीडरशिप वर्सेस अपना बनाना चाह रही हैं। और बीजेपी किसी भी हालत में इसे टीएमसी वर्सेस बीजेपी चाहती है, वो ये नहीं चाहती कि व्यक्ति केंद्रित ये चुनाव बने, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं ममता का ही फायदा है। खैर, इसमें जो भी आएगा, जो भी अपडेट होगी, हाईकोर्ट क्या कहेगी, निश्चित तौर पर कल हाईकोर्ट में इसके ऊपर बातचीत होगी, कुछ ना कुछ हाईकोर्ट की तरफ से टिप्पणी जरूर आएगी। उसमें हाईकोर्ट में अब प्रतीक जैन भी गए हैं, ईडी भी गए हैं, और वेस्ट बंगाल ने एक अलग से 3 एफआईआर, इंडिविजुअल एफआईआर दर्ज की है, थेफ्ट की, ट्रेसपासिंग की और क्रिमिनल इंटिमिडेशन की। तो बहुत कुछ हो गया है। अब इसका मतलब यहां से पश्चिम बंगाल का चुनाव खुल चुका है। अब यहां से आपको निश्चित तौर पर रोजाना पश्चिम बंगाल से कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट आता ही दिखाई देगा। जो भी आएगा, जैसे भी आएगा, वो आपके सामने लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।